हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साई-फाई यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनएफसी हैदराबाद, राइट। ये एक्चुअली 17 और 18 सितंबर का आ गया था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, राइट। बट अभी मैं बना दे रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को आसानी हो इसको समझने में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो लेटर आया है वो बीआरसी का कैट वन ट्रेनिंग का है और जिनकी पोस्टिंग न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में में हुआ है उनका दिया है, राइट। तो ये देखिए, ये बेसिकली हैदराबाद से है। एनएफसी कोटा वगैरह का भी आ गया है, जहां जहां एनएफसी की यूनिट है वहां से आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि क्या क्या डिटेल्स है, कैसे डिटेल्स है इन सब के बारे में, राइट। तो देखिएगा इसमें क्या क्या मेंशंस है, इसके सारे कंडीशंस वगैरह जो भी है हम लोग उन सब के बारे में समझेंगे, राइट। तो ये जो बेसिकली आया है मैकेनिकल के हैं उनके लिए आया है और इनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि देख लीजिए, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर बार्क 03/2023 issued by BARC Mumbai, you are offered admission as a stipendary trainee Cat 1 Mechanical TR11 for undergoing training in nuclear fuel complex Hyderabad, Telangana for a period of 2 years effective from 15th of October 2024, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, ये मेंशन है इसमें क्लियरली। ओके, अब देखिए इसमें आपका जो है स्टाइपेंड भी मेंशन है कि फर्स्ट ईयर जो है 24,000 है और सेकंड ईयर 26,000 है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि इस पे कोई अलाउंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाएगा, इसमें एक सीएचएसएस अमाउंट कट होता है, ठीक है। वो 500-600 अप्रॉक्स उसी के आसपास कटेगा, 400 सम पहले तो शायद 4 या 500 के आसपास कटता था, अब शायद हो सकता है कि थोड़ा बड़ा होगा, तो अलग मैटर है। यानी कि फर्स्ट ईयर आपको इन हैंड 23,000 समथिंग और सेकंड ईयर 26,000 समथिंग आएगा। उसके अलावा आपको बुक के लिए अलाउंस मिलेगा 3,000, मतलब पूरे 2 साल में एक बार सिर्फ 3,000 रुपया मिलेगा बुक खरीदने के लिए। और वो बुक कौन सा खरीदना है ये बताएंगे, जहां आप ट्रेनिंग में रहेंगे वो लोग बताएंगे, राइट। बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बुक होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका, वो बुक खरीदना पड़ता है और उसी के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 होते हैं, तो उसके लिए ही पैसे दिए जाते हैं, राइट। अगर आप वो बुक खरीदते हैं और भी उससे रिलेटेड बुक्स होते हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, आगे इसमें देखिए फिर से इन्होंने मेंशन किया है कि द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 2 years एज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग 15/10/2024, मतलब 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग और वहां से 2 साल आपको कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 14 ऑफ अक्टूबर कब, 26 में आप जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और 15 अक्टूबर 26 से आप एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। इसके पहले ही जो है वो आपको पूरा इंटरव्यू वगैरह जो लास्ट इंटरव्यू होता है वो सारा कर लेते हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें डायरेक्टली मेंशन है कि भैया ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा वो 6 मंथ का थियोरेटिकल प्रोग्राम होंगे, राइट। ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि 6 महीने का क्लासरूम प्रोग्राम होता है और 18 महीने का प्लांट ट्रेनिंग होता है, मतलब कि आपको जहां काम करना होता है, जो काम करना होता है उसको सिखाया जाता है, राइट। ऐसे वो पूरा 6 महीना जो है वो पूरी तरह से उसके बारे में पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये पहली बार है, इसके पहले जितने भी यूनिट्स में दिया था सिलेबस नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने सिलेबस दे दिया है ना। हालांकि ये सारी चीजें सीक्रेट रहती है, बट फिर भी इन्होंने अगर दिया है तो देख लीजिए, राइट। कई बार मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या है, जो मैं बता नहीं पाया था क्योंकि सेक्रेट रीजन से, लेकिन अभी क्या है कि चूंकि उन्होंने खुद ही दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वट एवर क्या है ये सारी चीजें मैं डिटेल से आपको मैं बता देता हूँ, राइट। देखिएगा कहता है कि 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ बेसिक मॉड्यूल 18th with subject like nuclear science, radiation and health physics, industrial safety, English language, behavioral and communication skill, basics of computer application, administrative services rules, 3 month discipline specific module on a specialized area of engineering और साइंस ट्रेड। देखिए 3 मंथ में ये लोग क्या करेंगे कि आपको जो है
न्यूक्लियर साइंस के बारे में पढ़ाएंगे, रेडिएशन के बारे में पढ़ाएंगे, हेल्थ फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है वो बताएंगे, फायर सेफ्टी क्या होता है ट्रेनिंग देंगे उसके लिए आपको, इवन इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको या बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे। उसके अलावा आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या होता है, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स क्या है वो पढ़ाएंगे। और वो जो आगे का जो 3 महीना रहेगा, जैसे आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के बारे में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाया जाएगा, राइट। मतलब आपका ब्रांच पेपर से रिलेटेड रहेगा। तो ये पहला बार है जो किसी यूनिट ने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है, राइट। जैसे आप कहेंगे तो मैं स्पेसिफिकली अलग से बना दूंगा, हालांकि अलग से क्या बनाना है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जिनको जिनको रिसीव हुआ है उनका तो ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 18 मंथ इन प्लांट और जॉब ट्रेनिंग ऑफ प्लांट डिवीजन इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ ऑपरेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि 18 महीने में जो है आपको जहां काम कराया जाएगा वहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। और उसी से रिलेटेड जो है आपको इंटरव्यू होगा अंत में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग you will be required to undergo examination, viva walk, etc. followed by the final absorption। क्लियर, मतलब ट्रेनिंग के दौरान, ये ऑलरेडी पहले भी मेंशन था, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि आपको एग्जामिनेशन होगा, मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, वाइवा वगैरह होगा, उसके आधार पे आपको नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे, राइट। हालांकि इस नंबर से ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए फर्क तब पड़ता है जब आपको चॉइस दिया जाता है पोस्टिंग के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नंबर को देख के उनको चॉइस दिया गया है, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन वो पास करना बहुत जरूरी है, अगर आप फेल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आज तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया है। आगे है, यू आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज, फेलिंग व्हिच योर ट्रेनिंग शिप विल बी डिसकंटिन्यू। मतलब आप अगर 50% से कम मार्क्स लाते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट के एग्जाम वगैरह होगा या वाइवा होगा या मॉक टेस्ट होगा, तो उसमें मिनिमम आपको 50% नंबर लाना है, राइट। तो आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि योर एडमिशन ऑफ द एबव ट्रेनिंग इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है ये समझ लीजिए। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इसका कहने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, आई मीन मेडिकल देखा जाएगा, मेडिकल चेक किया जाएगा। अब मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मेडिकल टेस्ट करके एक वीडियो है बीआरसी के प्लेलिस्ट में, उसका लिंक भी मैं नीचे में दे दूंगा, आप बीआरसी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसका आई बटन में भी लिंक रहेगा, तो वहाँ से अभी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको जो है मेडिकल के लिए पहले बुलाया जाएगा, जो मेडिकली फिट हो गए उनको आगे प्रोसीड किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट कहता है कि यू विल हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए टाइम, जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है ये मैं बता देता हूँ। 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर आपका अगर 12th किए हैं तो 12th का, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का, बीएससी किए हैं तो बीएससी का, ठीक है, जो भी आप किए हैं। तो 10th का तो एकदम नेसेसरी है आपका, प्लस डिप्लोमा या बीएससी का सर्टिफिकेट। अगर किसी का ईयर वाइज बीएससी है तो ईयर वाइज लेके जाइए, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज पूरा मार्कशीट लेके जाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइए। डिप्लोमा का क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज होता है, तो आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी लेके जाइएगा, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। फिर इनका सर्टिफिकेट भी चाहिए मार्कशीट के साथ साथ, डिग्री सर्टिफिकेट। अगर और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसको शो करिएगा, राइट। अब कुछ बच्चे हाइड किए थे तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और दिखाया है, वहां पे आप देख लीजिए क्या है। फिर आपको एसएलसी चाहिए या सीएलसी चाहिए, मतलब टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहने का मतलब ओवरऑल बात ये है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो ये तो आपका 10th का मार्कशीट कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां से आप रिलीविंग लेटर ले लीजिएगा, ठीक है, जो कि एक जैसे आप रेजिग्नेशन देते हैं तो आपको एक लेटर मिलता है कि हाँ आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, तो इस तरीके से। और इन सब का जो है 2 सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको खुद से पूरे डॉक्यूमेंट्स का 2 जेरॉक्स कराइए और उस पर नाम मारिए कि मैं रेफरेंस जो भी है आपका नाम, ठीक है, प्रिंस कुमार करके ऐसे ऊपर में लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड, राइट, सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे साइन करके और यहाँ पे डेट लिख लीजिए, हो गया। तो ये हो गया आपका 2 सेट्स। उसके अलावा कहता है कि आपको जो है 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज का लाना है, ठीक है, क्यों, ताकि आपको आईडी कार्ड इशू किया जा सके,
समझ गए। 4 ठो पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा, जिसकी हाइट जो है हाइट और विड्थ मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी हैं, कोई भी हैं, बेसिकली इसमें तो ओबीसी का मेंशन है, और पीडब्ल्यूडीएस एंड ईडब्ल्यूएस है, नीचे भी देखिए एसटी एसटी ओबीसी तीनों मेंशन किया है। तो इन सब के लिए जो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, 22 मई था, 22 मई, ओके, 2023 था। तो उस दिन आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। और अगर मान लेते हैं, ठीक है, उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र वालों को दिया जाता है वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अदर स्टेट में नहीं है, अदर स्टेट में दे दिया गया और उससे 1 साल कंसिडर किया जाता है, राइट। कोई भी सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी वगैरह होता है, तो ओबीसी 1 साल कंसिडर किया जाता है ना। आपकी जातीय आय आवासीय सब जो है 6 महीने के लिए होते हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो जनरली 1 साल का रहता है। आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में कितने 6 महीने का है या साल भर का है, तो इस डेट को वो वैलिड होना चाहिए, ये जो डेट मेंशन है, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनका डेट वैलिड नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, तो जो उन्होंने अपलोड किया होगा वो भी लेके जाएंगे, राइट। उसके अलावा जो है आप उसी कैटेगरी में है, इसका कोई प्रमाण लेके जाइएगा, राइट। चलिए, हालांकि वैलिड ही होगा जो भरे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपको 6 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि दिया गया है, और 2 सेट ऑफ ई अटेस्टेशन फॉर्म एंड 2 सेट ऑफ एसएसक्यू, ठीक है, ई एसएसक्यू, क्लियर देखिएगा, 2 सेट ऑफ ई एसएसक्यू ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर सेम फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ऑल दीज फॉर्म्स। आप पहले फोटो खिंचा लीजिए, और उसके बाद सारे जितने भी आप फॉर्म्स भर रहे हैं, 6 अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, 2 आपका ई एफ फॉर्म हो गया, और 2 ई एस एस क्यू हो गया, इन सब पे जो आपको फोटो चिपकाना है वो सेम चिपकाना है, अलग अलग मत चिपका लीजिएगा, ठीक है। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको अटेस्टेड होना चाहिए। अब अटेस्टेड किससे होना चाहिए, उसके कॉलम में वो सारा डिटेल्स मेंशन है, ठीक है, जो अथॉरिटीज मेंशन है उनसे आप अटेस्टेड करा लेंगे, राइट। एंड ऑल द अबव मेंशन्ड फॉर्म शुड बी फिल्ड विद ब्लू इंक पॉइंट पेन ओनली, राइट, ब्लू पेन से भरना है। अच्छा, ये एस एस, अब ए एफ, ठीक है, ई ए एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ई एस एस क्यू। अब इसको कैसे फिल करेंगे, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां जाइए चेक कीजिए, मैंने ए एफ और ई ए एफ, एस एस क्यू और ई एस एस क्यू दोनों का वीडियो बना रखा है, आप वहां जाइए, वहां से चेक कीजिए, उसमें एक एक डिटेल्स मैंने बताया है कि कहाँ पर क्या लिखना है नहीं लिखना है, आप वहां पे जाके फिल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा कहता है कि यू शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कॉपी इंक्लूड रिगार्डिंग योर मैरिटल स्टेटस। तो एक कॉपी आपको भेजा गया होगा मैरिटल स्टेटस के बारे में, ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया है मैरिटल स्टेटस का फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, तो उसको फिल कीजिए। और हाँ, इम्प्लॉय सिग्नेचर लिखा हुआ है, वहां पर आपको साइन करना है, राइट, समझ गए, क्या करना है, आपको साइन करना है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको फिल करके आपसे ही साइन करना है, लेकिन कई बच्चों ने मैसेज करके पूछा कि सर ऐसे इसमें क्या करना है, तो इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और वो वीडियो देखिए आराम से, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। You will not be entitled to any traveling allowance for your journey connection with your medical examination, joining and training course। तो आपको किसी भी तरीके का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आगे कहता है कि आपको जो ट्रेनिंग में एडमिशन लिया जाएगा वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, ये कह रहा है। फिर कहता है कि आपको भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। इसके अलावा क्या है कि नेक्स्ट कहता है कि आप जो है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, इवन जो यूपीएससी के द्वारा भी कंडक्ट किया जाता है, पीरियड ट्रेनिंग के दौरान या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के दौरान, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है ये समझ लीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि आपको वहाँ कितने दिन जो है या कितने साल जो है आपको सर्विस करने का बाध्यता है, ठीक है। तो वो उस बाध्यता को पूरे करने तक और ट्रेनिंग तक जो है, ट्रेनिंग प्लस जितने दिन का आपको सर्विस करने की बाध्यता है उतने दिन तक आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, इवन स्कॉलरशिप का भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट, समझ गए बात को। अच्छा, ये वो स्कॉलरशिप नहीं है जो अभी आजकल बिहार सरकार में क्या है कि 10th कर जाओ तो गर्ल्स को कुछ में अमाउंट मिलते हैं, इंटरमीडिएट कर जाओ तो कुछ मिलता है, बीएससी कर जाओ तो कुछ मिलता है। तो ये वो वाला नहीं है, आप वो वाला फॉर्म अप्लाई करके बिहार सरकार से पैसा ले लीजिए, राइट, अगर बिहार में है तो।
या अदर स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा जो है अपॉर्चुनिटी लाई है, तो आप जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में हैं वहां से आप पैसे ले लीजिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यूनिफॉर्म वगैरह है, जो ड्रेस कोड वगैरह है, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करना है, राइट, समझ गए। उसके बाद है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देयर आफ्टर यू मे रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द 3 शिफ्ट ऑपरेशन। तो कहने का मतलब है कि आपको 3 शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। जैसे होता क्या है कि टोटल कितने हुए 24 आवर, 3 शिफ्ट में करोगे तो एक शिफ्ट का कितना ड्यूटी हो गया 8 आवर। अब होगा क्या कि 6 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा, 2 बजे से शुरू होकर 10 बजे रात तक चलेगा, ऐसे होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि 8 बजे से शुरू होता है, ठीक है, 4 बजे तक चलता है, 4 से फिर 12 चलता है, 12 से फिर सुबह 8 चलता है। हालांकि जनरली ये 6 वाला जो है शिफ्ट ज्यादा रहता है, ठीक है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से अगले दिन सुबह 6। तो इसमें भी आपको काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बुक अलाउंस के लिए है, जो ट्रेनिंग से रिलेटेड बुक है वही, ऐसा ना कि हम कंपटीशन की तैयारी के लिए हम अपना कोई पर्सनल बुक ले लिए तो उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है कि आपको सीजीएचएस में जो है, आपको सीजीएचएस के लिए आपको परमिशन मिलेगा, इंटाइटल्ड है आप, राइट। लेकिन सीजीएचएस में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो किसको मिलेगा, तो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ कैंडिडेट्स को अभी मिलता है, जब तक कि आप 2 साल की ट्रेनिंग पूरा नहीं कर ले। अगर ट्रेनिंग आप पूरा कर लेते हैं तो फिर आपके फैमिली को भी मिलता है, राइट। तो वो वाला जो है एक फिक्स अमाउंट डिडक्शन होगा, 10 पॉइंट, कहने का मतलब यही है 10th नंबर। आगे कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर उनके पास खाली प्लेस रहा, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि वो शेयरिंग बेसिस पर जो है आपको हॉस्टल रूम जो भी होगा अलॉट कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि इतने बच्चे हो गए कि उनको अलॉट करवाना मुश्किल है, राइट, या जगह खाली नहीं है, तब क्या करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 25% इसका स्टाइपेंड का जो है आपको एज ए एकोमोडेशन दिया जाएगा। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 24,000 रुपया है, ठीक है, और आपको एकोमोडेशन नहीं मिला, आपको रूम नहीं मिला, तो इसका 25% कितना होता है बताइएगा। तो इसका 25% होता है 8,000। तो ये 8,000 जो है इसमें जोड़ दीजिए। अगर आप नहीं लेंगे रूम, अगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिलेगा तब तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको 32,000 रुपीज मिलेंगे, समझ गए। उसके बाद कहता है कि आपको जो है रेगुलर रहना है, और आपको 8 दिन का कैजुअल लीव दिया जाएगा, किसके ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पे। तो वहां के जो मेडिकल ऑफिसर होंगे अगर वो अप्रूव करेंगे तो 8 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी मैक्सिमम, राइट। अब कहता है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो इसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यू विल नॉट बी इंटाइटल टू एनी अदर लीव, इसके अलावा और कोई आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर आप absence हो जाते हैं विदाउट अप्रूवल तो यू विल बी लायबल फॉर टर्मिनेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट विदाउट एनी फर्दर नोटिस। मतलब बिना किसी नोटिस के आपको क्या कर सकते हैं ये लोग, टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर बिना बताए आप कहीं गायब हो गए तो, राइट। हालांकि क्या होता है कि जैसे रेगुलर जॉब भी करोगे ना, तो अगर 2 महीने तक आप गायब रहोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप 2 महीने कहाँ गायब थे, राइट। तो इसलिए इसमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेनिंग से आपको कभी भी निकाला जा सकता है बिना किसी कारण को बताए हुए, राइट। तो ऐसा कोई अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। 13 पॉइंट्स यही कह रहा है। उसके बाद कहता है 14 पॉइंट्स कहता है, ये देख लीजिए क्या है। इन इवेंट ऑफ फेलियर टू कंप्लीट द ट्रेनिंग और फुलफिल एनी ऑफ द सेड अंडरटेकिंग contained in the agreement signed or for breach of terms and conditions mentioned in the offer of appointment or any other terms of the training to be laid down from time to time by this organization, you are bounded to refund the organization an amount equivalent to entire aggregate a stipend received during the period of training together with the interest at the rate applicable on the government loans एज ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। 9%, 10% ऐसे रहता है, 8% रहता है। तो टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। कहने का मतलब ओवरऑल ये है इस पॉइंट में कि अगर आप मान लेते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि उस केस में आपको जो अमाउंट है, आपने जो भी स्टाइपेंड लिया, जैसे मान लेते हैं कि आप 3 महीने का आप ट्रेनिंग किए, ठीक है, 3 महीने के बाद आप रिजाइन दे दिए, तो 3 महीने में 24,000 इंटू 3 कीजिएगा तो 72,000 हो जाएगा,
ठीक है, प्लस इसका 10% इंटरेस्ट मान लीजिए, है ना, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, वही टोटल अमाउंट जो है, अगर उस समय 10% रहा तो, अगर 8% है तो 8%, 9% है तो 9%, अराउंड 8 से 10% के बीच ही घूमते रहता है, तो आप ये भी मान के चलिए, है ना, कि इतना पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपको, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तब। उसके अलावा क्या है कि आपको कहा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एंड अमाउंट ऑफ 3000 by the way of demand draft as security deposit in draw of payment पे अकाउंट्स ऑफिसर एनएफसी हैदराबाद बिफोर कमिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग। मतलब आपको ट्रेनिंग से पहले क्या करना है कि एक डीडी बना के ले लेना है, क्या ले जाना है, डिमांड ड्राफ्ट। वो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट कितने का है, तो 3000 का है, राइट, कितने का है, 3000 का है। अब ये जो होना चाहिए किसके फेवर में होना चाहिए, तो पे ही जो होंगे, ठीक है, जिनको आप पे करेंगे वो होंगे पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, एनएफसी, और कहां पर, एनएफसी हैदराबाद में पे करना है, राइट, समझ गए। ओके, अब क्या होगा कि जब आपका फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि आपको फाइनल एब्जॉर्प्शन होगा, जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनाया जाएगा, जो कि लेवल 7 में है, और उसका बेसिक पे 44,900 है। तो पूरा सैलरी अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच थ्रू, राइट। ये हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड सर्व ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी यूनिट फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो ट्रेनिंग जब हो जाएगा 2 साल का, 2 साल के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उसके 3 साल आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी का जो भी यूनिट है उसमें आपको सर्विस देना होगा। ये कहेंगे अगर आप नहीं सर्विस दे पाते हैं तो आपको वो स्टाइपेंड प्लस इंटरेस्ट आपको रिफंड करना है, और वही अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करके बताया गया है। दरअसल ये अमाउंट कैलकुलेट किया गया है पूरे 2 साल के बाद। अगर 2 साल करते हैं ट्रेनिंग और उसके बाद छोड़ते हैं, या 4 साल कर लेते हैं, 2 साल ट्रेनिंग 2 साल जॉब करते हैं, तब भी आपको क्या करना होगा, ये अमाउंट रिटर्न करना होगा, राइट। नहीं तो अदरवाइज अगर आप कोई रूल्स टर्मिनेट करते हैं या किसी वजह से आप छोड़ के आते हैं तो आपको वो जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताया कुछ देर पहले वो आपको पे करना होगा, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पर एक चीज और है आपको कि इन द कनेक्शन ऑफ एबव ऑब्लिगेशन यू शैल एक्सक्लूड एन एग्रीमेंट एंड ऑल्सो फर्निश इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर, on a 1,000 rupees non-judicial stamp paper to excluded jointly by you and surety who shall be a status of permanent government office or above serving under the state और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देख लो बाबू, ये कहा गया है कि जो आपको सर्विस एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है, जो सर्विस एग्रीमेंट होता है और जो आप बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें कहा हुआ है कि सर्विस एग्रीमेंट एंड श्योरिटी बॉन्ड कितने का, इतने का, इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस पे बनाना है। और वो किस पर बनाना है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनाना है, 100 रुपीज। अब ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प क्या होता है, सर्विस एग्रीमेंट कैसे बनवाते हैं या श्योरिटी बॉन्ड कैसे बनवाते हैं, इन सब का डिटेल वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, राइट, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। इस पॉइंट में ये मेंशन है बाबू, ठीक है, क्या मेंशन है ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, अगर आप किसी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और या आप फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे SC ST OBC, ओके, एंड EWS वगैरह जो सर्टिफिकेट होता है, अगर वो फॉल्स सर्टिफिकेट आप बना के देते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मेंशन है, तो उस केस में आप पर जो है चार्जेस लगाए जाएंगे और आपको ट्रेनिंग से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस मत कीजिएगा, बनवा लीजिएगा प्रॉपर रूप से, राइट। आगे कहता है कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है क्या करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है। कब तक, तो 23 सितंबर तक भेज देना है, ठीक है, मतलब 2 दिन का और टाइम है, आप जल्दी से भेज दीजिए, ठीक है, सो दैट कि वो लोग जो है आपके मेडिकल के लिए व्यवस्था करें, ओके।
अच्छा, ये एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, फॉर्मेट में मैंने दिखा दिया है कि कैसा है। आपके पास भी ऑलरेडी फॉर्मेट आया होगा, राइट? तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उससे आप बना सकते हैं, वो आप फिल कर सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती वन, सॉरी हाँ, इसका पूरा देख लीजिए, मैं बताता हूँ। इन कनेक्शन यू हियर वी इन्फॉर्म टू रिपोर्ट एपीओ रिक्रूटमेंट फोर्थ फ्लोर आधार बिल्डिंग एनएफसी कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, ठीक है, फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑन 4th of October at 9 hours along with the all original certificates, okay, and medical examination 5th of the October। तो देख लीजिए, ये जिनका पेपर है उनको 4 को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और 5 को मेडिकल के लिए। तो जनरली होता क्या है, जैसे देख लीजिए मैं बता देता हूँ, जनरली क्या होता है कि वो कभी कभी वो लोग सारा काम एक दिन में ही कर लेते हैं, तो दूसरा दिन आपको छोड़ देंगे। या कभी कभी होता है कि किसी वजह से जो है एक दिन में ना हुआ तो 2 दिन या 3 दिन लगता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होके आइएगा, राइट? और यहाँ रहने के लिए आप एनएफसी में डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, ठीक है, वो लोग आपके रहने का व्यवस्था कर देंगे अगर अवेलेबल रहा तो, राइट? अलग अलग पर्सन का अलग अलग रहता है, तो आप अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं कि नहीं भाई हम सीधे ज्वाइन कर ही लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 4-5 दिन का टाइम है तो आप अपना घर से जाके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट कहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज यू विल बी पोस्टेड एट एनएफसी हैदराबाद फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। जब पूरा सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, तो आपको एनएफसी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। जिनका है ये उनको हैदराबाद में मिला है, ठीक है। और यू विल हैव टू मेक योर ऑन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें तो कह दिया गया है कि आपको प्री मतलब अरेंजमेंट कर लेना है। जब आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपको रहने का अरेंजमेंट कर लेना है, रहने खाने का। लेकिन क्या है कि जब उनका गेस्ट हाउस खाली होता है ना, तो गेस्ट हाउस दे देते हैं, तो आप अभी से ही उनको फोन करके अपना गेस्ट हाउस वगैरह बुक करा लीजिए। हालांकि अभी फोन करेंगे तो कहेंगे कि जिस दिन आना है वो उसके 1-2 दिन पहले फोन कीजिएगा, तो उस दिन भी कर लीजिएगा, राइट। आगे कहता है कि प्लीज नोट दैट द आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years ट्रेनिंग एंड एब्जॉर्प्शन you are liable to posted in any unit of NFC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो देखिए अभी आपको बेसिकली हैदराबाद में भेजा गया है। 90% चांस है कि आपको हैदराबाद में ही रहने का चांसेस है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि जहाँ ट्रेनिंग हुई है वहाँ ना रख के दूसरे जगह भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एनएफसी के अदर यूनिट में भी आप जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हैदराबाद से आया तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे उसके बाद और क्या क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि कन्वेयर एक्सेप्टेंस कब तक, 23 सितंबर तक, ठीक है, फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 4 अक्टूबर 2024। तो इनको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज दीजिए, और एक्सेप्टेंस लेटर भेज के 4 तारीख को, मतलब जिनका लेटर है वो 4 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। कुछ बच्चे को 5 को भी है, किसी का 6 का भी है, किसी का 8 का भी है। तो जिनका जिनका जो डेट है उस डेट में आप मेडिकल के लिए वहां पहुंच जाइए, ठीक है। और ईमेल से जो है आप एकदम कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बाहर आदमी को अलाउ नहीं किया जाता है, तो आपके लिए एंट्री पास जो है वो लोग ऑलरेडी बनवा के रखेंगे, राइट। आगे कहता है कि आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या चलेगा, तो वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग पासपोर्ट जो भी है वो चलेगा। मोबाइल फोन्स वगैरह जो है ऑफिस दौरान भी नहीं अलाउड रहता है, और अभी भी ऑफिस के अंदर भी आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। अगर अंदर में होगा, ऑफिस के अंदर में होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेन फैसिलिटी से बाहर जो है किसी रूम में वो लोग करते हैं, तो यहाँ पर तो अलाउड रहेगा। लेकिन जहाँ मेन फैसिलिटी है उसके चारों तरफ से कहीं से भी आप मोबाइल लेके इंटर नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो ये है। अब जॉब भी करना होगा तो आप बिना फोन के जॉब करेंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है एनएफसी डीए जो है, आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो किसी भी ट्रेनिंग को, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मेंशन नहीं करना है कि आप जो है एनएफसी में हैं, बीआरसी में हैं। क्या होता है कि आजकल के बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो फोटो खींच कर लिया हुआ लगा दिया कि भाई हम तो बीआरसी के एम्प्लॉय हैं, वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसा कोई भी डिटेल्स मत दीजिए, ठीक है, जो कि आपको बताया कि आप डिफेंस पर्सनल हैं या बीआरसी में हैं या इसरो में हैं या कहीं भी हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सेफ्टी के लिए है, क्योंकि कई ऐसे फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं
जिनके रडार पर जो है यहाँ के एम्प्लॉयज रहते हैं। और आपने हनी ट्रैप वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। अभी कई बार आपने डीआरडीओ का भी नाम सुना है एंटी ट्रैपिंग में, कुछ बीआरसी के भी सुने होंगे। हालांकि बीआरसी में तो जनरली नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है, राइट। अगर इन लोगों को भी पता चला कि आपने पोस्ट किया है तो हो सकता है कि ये लोग भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल यही था हमारा, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। तो और तो कुछ नहीं मेंशन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज तो पूरी तरह से ब्लैंक है। ओके, तो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया हुआ है होगा आपके साथ। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बच्चे एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेटर का मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेट, ठीक है, सो दैट कि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो देख लीजिए इस पे मैं एक्सेप्टेंस लेटर फिल करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ने फ़ोन किया था इसके बारे में कि सर बताइए बताइए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेशन और डेट, तो आप अभी जहाँ हैं वहाँ का सिटी, जो भी आपका सिटी गांव जो भी है उसका नाम लिख दीजिए, और आप डेट लिख दीजिए आज का, जिस दिन आप फिल कर रहे हैं उस दिन का डेट लिख दीजिए। उसके बाद आपको कह रहा है कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर इन लेटर मेमोरेंडम नंबर। तो ये मेमोरेंडम नंबर और डेटेड कहाँ से आएगा, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है अवेलेबल, राइट। तो देखिए ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो रहेगा वो इसमें मेंशन रहता है, और ये वाला डेट, राइट। ये हो गया आपका डेट, और मेमोरेंडम नंबर जो है ये वाला डाल देना है, आपके ऑफर लेटर में भी होगा। तो जिनका जिनका है वहां पे जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है वो रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख ले। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑफिस मेमोरेंडम नंबर के बारे में, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल वगैरह जो है, तो डेटेड मतलब किस किस दिन का है, ठीक है। ये बेसिकली एनएफसी कोटा का आ गया है, एक्चुअली हैदराबाद का भी ऐसा ही आया होगा। तो आपने डीवी का डेट डाल दीजिएगा, मेडिकल का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर एक ही डेट है, उसमें 2-3 डेट दिया है, वो 2-3 डेट डालिए। अगर नहीं तो जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि 4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो यहाँ लिख देंगे 4/10/2023, ठीक है। और मेडिकल जो है वो कब था, तो 5/10/2023, बस इतना करके छोड़ देना है, ये खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका साइन कर देना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, राइट। तो ओवरऑल आप समझ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जल्दी आपका एन पीआरसी वर्सेस एनपीसीआईएल का वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।